गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के अंदर जैव रसायन इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे। कल हमने पढ़ा एमिनो अम्ल। ठीक है, तो एमिनो अम्ल हैं क्या होते हैं इसको हमने परिभाषित किया था कि ऐसे यौगिक जिनके अंदर NH2 एमिनो तथा कार्बोक्सिलिक COOH दोनों समूह उपस्थित हों वे एमिनो अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, तो हमने जो प्रोटीन है, प्रोटीन का निर्माण संगठन के बारे में पढ़ा था। प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, तो हमें किसी भी जैव अणु है उसके निर्माण की प्रक्रिया अगर अपने को ध्यान देनी है, ठीक है ना, तो इसका मतलब है हम उस जैव अणु को छोटे छोटे ऐसे स्थायी टुकड़ों में तोड़ दें, तत्वों में नहीं, स्थायी टुकड़ों में उनमें तोड़ दें, तो हम पता लगा सकते हैं कि वो जैव अणु इन छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना है। फिर हम पता लगा सकते हैं कि वो छोटे अणु हैं कौन कौन से समूह से मिलकर के बना हुआ है, फिर वो समूह है कौन से तत्वों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो हम जैसे प्रोटीन है वो बने हुए रहते हैं एमिनो अम्लों से। तो हमें कैसे पता लगेगा कि यदि हम प्रोटीन है उसका आंशिक जल अपघटन करते हैं, आंशिक जल अपघटन करते हैं, तो पहले प्राप्त होता है पेप्टाइड। ठीक है, और पेप्टाइड का यदि हम पूर्ण जल अपघटन करा देते हैं, ठीक है, तो बनेंगे एमिनो अम्ल प्राप्त होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रोटीन है एमिनो अम्लों के बहुलक होते हैं। ठीक है, अब एमिनो अम्लों के जब बहुलक होते हैं तो एमिनो अम्ल परस्पर जुड़ करके पहले बनाएंगे पेप्टाइड और पेप्टाइड परस्पर मिलकर के प्रोटीन बनाएंगे। तो प्रोटीन के अंदर जो इसका अणुभार है, जो कल हमने पढ़ा था, अणुभार है कितना हो, 10,000 से अधिक हो, तब वो पेप्टाइड क्या कहलाएंगे, प्रोटीन कहलाएंगे। है ना, पेप्टाइड तो हम जैसे 2 एमिनो अम्ल मिले तो भी पेप्टाइड, 3 मिल गए तो भी पेप्टाइड, 4, 5, 6 ऐसे मिलते एमिनो अम्ल मिलते जाएंगे, पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़ते जाएंगे, पेप्टाइड बनते जाएंगे। अब जब ज्यादा संख्या में पेप्टाइड होंगे तो वो पॉलीपेप्टाइड हो जाएगा, तो हम इसको प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड ये भी कहते हैं। जब पॉलीपेप्टाइड है उसका अणुभार है वो कितना हो जाए, 10,000 से ज्यादा हो जाए, तब हम उसी पॉलीपेप्टाइड को हम कहते हैं प्रोटीन। ठीक है, और उसके बाद में हमने पढ़ा था एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल, तो एमिनो अम्ल की परिभाषा हमने कल पढ़ी थी। तो क्या होता है एमिनो अम्ल, कि ऐसे कार्बनिक यौगिक और उसके अंदर 2 समूह होते हैं कार्बनिक यौगिकों, और वो रहेंगे एक तो एमिनो और एक रहेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। एमिनो समूह और कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह। तो ऐसे नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक जटिल यौगिक जिनके अंदर एमिनो समूह और कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह ये दोनों NH2 और COOH ये दोनों उपस्थित हों वो कहलाएंगे एमिनो अम्ल कहलाएंगे। ठीक है, अब एमिनो अम्ल हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो भी प्रोटीन है, जितने भी जीवधारियों में जो भी प्रोटीन बनते हैं वो कुल 20 एमिनो अम्ल होते हैं। एमिनो अम्लों की संख्या वो कुल कितनी होती है, 20 होती है। जो हमारे शरीर के अंदर जितने भी एमिनो अम्ल होते हैं उनकी टोटल संख्या है वो होती है 20 होती है। ठीक है, और इसके आधार पर जैसे आपको मैंने एक उदाहरण बताया था कि जैसे H2N सिंगल बॉन्ड CH2 COOH, तो क्या हो गया कि इसके अंदर NH2 समूह भी है और COOH दोनों समूह हैं,
तो दोनों सम उपस्थित होने के कारण ये कहलाएगा एमिनो अम्ल कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये एमिनो अम्ल कहलाएंगे। अब एमिनो अम्ल है उसकी संख्या कितनी होती है? 20 होती है। अब 20 के अंदर है अपने पास में, ध्यान देना, एमिनो अम्ल, कुल एमिनो अम्लों की संख्या, अम्लों की संख्या वो होती है 20। ठीक है, और 20 होती है तो एमिनो अम्लों को हम दो वर्गों में बांट सकते हैं। एमिनो अम्ल दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो रहेगा आवश्यक, या जिसको हम बोल सकते हैं अनिवार्य एमिनो अम्ल। ठीक है, और दूसरे रहेंगे अनावश्यक एमिनो अम्ल। ठीक है, अब ध्यान देना, एमिनो अम्लों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। कुल एमिनो अम्लों की संख्या होती है 20। ठीक है, तो अपने जीवधारियों के अंदर लगभग जो जितने भी एमिनो अम्ल होते हैं, ठीक है, उनमें 20 संख्या के अंदर तो 10 होते हैं आवश्यक एमिनो अम्ल और 10 ही होते हैं अनावश्यक। तो इसकी संख्या में कितने हैं? आवश्यक एमिनो अम्ल बराबर कितने हैं? 10 होंगे, और ये अनावश्यक है, अनावश्यक एमिनो अम्ल है, वो भी कितने होंगे? 10 होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम आवश्यक और अनावश्यक, तो ये 10-10 कुल मिला के 20 हो गए। अब आवश्यक एमिनो अम्ल किसे कहते हैं और अनावश्यक किसे कहते हैं? ठीक है, तो आवश्यक और अनावश्यक देखो नाम से परिचित है हम। आवश्यक यानी जिसकी जरूरत हो, यानी ऐसे अमीनो अम्ल जिनकी हमें जरूरत हो, और अनावश्यक जिनकी हमें जरूरत भी नहीं हो। तो फिर जरूरत नहीं हो तो फिर 10 वो और कौन से होते हैं? क्यों नहीं होती जरूरत? उसका कारण ये होता है कि हमारे शरीर के अंदर हमें कुल 10 प्रकार के एमिनो अम्ल चाहिए। ये 10 प्रकार के एमिनो अम्ल और ये 10 प्रकार के एमिनो अम्ल, कुल हो गए 20 प्रकार के एमिनो अम्ल। ये आपस में मिल करके, जुड़ करके एमिनो अम्ल जुड़ते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे पेप्टाइड बंध के द्वारा। तो अब ये जुड़ते हैं और इनके जुड़ने का एक विशेष क्रम होता है। ऐसा नहीं कोई सा भी कैसे जुड़ जाए, विशेष क्रम होता है। और उन विशेष क्रम में एमिनो अम्ल के एक के बाद एक जुड़ते जाने से प्रोटीन का निर्माण होता है, और वो प्रोटीन है जो कार्य करेगी, वो कार्य भी उस प्रोटीन की संरचना पर निर्भर करता है। और जो वो संरचना बनती है प्रोटीन की, वो प्रोटीन की संरचना निर्भर करती है कि एमिनो अम्ल हैं किस अनुक्रम में जुड़े हुए हैं। और ये अनुक्रम है, प्रोटीन का जो अनुक्रम है, ये निर्धारित किया जाता है हमारे शरीर के अंदर न्यूक्लिक अम्ल के अंतर्गत आरएनए के द्वारा। ठीक है, और आरएनए है प्रोटीन का संश्लेषण का कार्य करता है। और जो आरएनए प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, तो प्रोटीन संश्लेषण, आरएनए को प्रोटीन संश्लेषण करने का जो कार्य है यानी संदेश है, तो आरएनए खुद अपने आप प्रोटीन का निर्माण नहीं करता है, तो इसका जो संदेश है वो डीएनए में रहता है। अर्थात डीएनए है वो आरएनए को प्रोटीन संश्लेषण का संदेश देता है कि आपको ये प्रोटीन बनानी है। आरएनए क्या करता है, कौन सी प्रोटीन बनानी है, उस प्रोटीन बनाने का जो संकेत है वो कोशिकाओं को देता है, अन्य आरएनए को देता है, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, मैसेंजर आरएनए, संदेशवाहक आरएनए, ट्रांसफॉर्मर आरएनए, स्थानांतरण आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। तो ये 3 प्रकार के आरएनए
इन एमिनो अम्लों को क्या करते हैं, आरएनए के संदेश के अनुसार उनको व्यवस्थित करते हैं कि आपको पहला ये आरएनए रखना, दूसरा ये रखना, नहीं ये एमिनो अम्ल रखना, फिर दूसरा, फिर तीसरा एमिनो अम्ल, ये चौथा, ये फिर मान लीजिए वो 50 हो गए, फिर उसका रिवाइज होगा कि वापस ये उसी क्रम में आगे जोड़ते जाइए और इस प्रकार से प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। ठीक है ना। तो जो एमिनो अम्ल हैं तो उनके अंदर जो 20 प्रकार के 10 तो आवश्यक अर्थात जिनकी हमें जरूरत है, 10 ऐसे जिनकी हमें जरूरत नहीं, यानी वे एमिनो अम्ल, आवश्यक का अर्थ ये होता है वे एमिनो अम्ल जिनका हमारा शरीर संश्लेषण, यानी ऐसे एमिनो अम्ल जो हमारा शरीर नहीं बना सकता है, ठीक है ना, हमारा शरीर उनको संश्लेषित नहीं कर पाता है, तब हमें उन एमिनो अम्लों को भोजन के रूप में, भोजन के साथ में ग्रहण करना पड़ता है। अर्थात भोजन ऐसी खाद्य सामग्री जो हम भोजन करते हैं उनके अंदर वो एमिनो अम्ल होते हैं, जैसे हम भोजन करेंगे वो 10 प्रकार के 10 एमिनो अम्ल हैं वो अपने शरीर में आ जाएंगे। तो इसलिए हमें भोजन के साथ इन 10 आवश्यक एमिनो अम्लों को लेना जरूरी होता है। ठीक है ना। अगर हम भोजन के साथ में एमिनो अम्ल की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन संश्लेषण है उसका कार्य क्या हो जाएगा, बाधित हो जाएगा, और बाधित होने से प्रोटीन की कमी होगी, और प्रोटीन की कमी से कोई न कोई हमारे शरीर के अंदर रोग उत्पन्न हो जाएगा और हमारे से रोगों के लड़ने की क्षमता वो घट जाएगी। ठीक है। तो ये तो हो गया आवश्यक। तो वे एमिनो अम्ल जिनका हमारा शरीर संश्लेषण नहीं कर पाता है तथा जिन्हें भोजन के साथ लेना पड़ता है उनको ही हम आवश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं। अब रह गया अनावश्यक, वो भी 10 है। अनावश्यक का क्या हो गया कि ऐसे एमिनो अम्ल, ठीक है ना, ऐसे एमिनो अम्ल जिनका हमारा शरीर स्वयं ही संश्लेषण कर सकता है, ठीक है ना, ऐसे एमिनो अम्ल को हमारा शरीर है अपने आप ही बना लेता है, भोजन के साथ में लेने की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार के एमिनो अम्लों को हम अनावश्यक, कोई जरूरत नहीं है भोजन के साथ में लेने की, हमारा शरीर ने इन 10 एमिनो अम्लों को खुद ही बना लेता है, इसलिए इनको हम कहते हैं अनावश्यक एमिनो अम्ल। तो आवश्यक एमिनो अम्ल हैं वो कितने होते हैं, 10 होते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है, वे एमिनो अम्ल जिनका हमारे शरीर में संश्लेषण नहीं होता है तथा जिन्हें भोजन के साथ या भोजन के रूप में लेना पड़ता है, आवश्यक एमिनो अम्ल कहलाते हैं। ठीक है। तो ऐसे एमिनो अम्ल जिनका हमारे शरीर के अंदर संश्लेषण नहीं होता, निर्माण नहीं होता है, जिन्हें भोजन के साथ लेना या भोजन के रूप में लेना पड़ता है, आवश्यक एमिनो अम्ल कहलाते हैं। अब जो आवश्यक एमिनो अम्ल हैं वो 10 होते हैं। ठीक है। तो वो कौन कौन से रहेंगे, तो इसका एक याद रखने का तरीका है, याद रखने का तरीका है 10 का। ठीक है ना। तो आप एक ये याद रखना, टीवी मिल पाथ, ठीक है, टीवी मिल पाथ। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इन एमिनो अम्लों के जो शुरुआत के नाम है उनके साइन आ गए। टी से बन जाएगा ट्रिप्टोफैन, बी से वेलिन, एम से मिथ्योनिन, आई से आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, फेरिन, एलेनिन, आर्जिनिन, थ्रियोनिन और हिस्टिडीन। अब देखो नाम कैसे देंगे, टी से आ जाएगा, देखो टी वी मी एम आई
डबल एल पी ए टी एच, ठीक है। ये कुल है 10। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है। ये 10 है। टी से रहेगा ट्रिप्टोफैन, ठीक है। वी से रहेगा वेलिन, ठीक है। एम से मिथियोनिन, आई से आइसो ल्यूसीन, एल से ल्यूसीन, एल से लाइसीन, पी से फेनिल एलेनिन, ए से आर्जिनिन, ठीक है। टी से थ्रियोनिन और एच से हिस्टिडीन, ठीक है। तो ट्रिप्टोफैन, वेलिन, मिथियोनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, लाइसिन, फेनिल एलेनिन, आर्जिनिन, थ्रियोनिन और हिस्टिडीन। तो ये 10 आवश्यक एमिनो अम्ल होंगे। आपको ये नाम याद रखने ही होंगे। एग्जाम में आते हैं कि आवश्यक एमिनो अम्लों के नाम लिखिए, या क्वेश्चन आ सकता है आवश्यक एमिनो अम्ल या अनिवार्य एमिनो अम्ल किसे कहते हैं, इनके नाम लिखिए। अनावश्यक की परिभाषा पूछी जाती है, इनके नाम नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये नाम आप याद रखना है। अब चलते हम कि अनावश्यक एमिनो अम्ल, ठीक है। तो इसकी परिभाषा है वो ये हो जाएगी, वे एमिनो अम्ल जिनका हमारा शरीर स्वयं संश्लेषित कर सकता है तथा जिन्हें भोजन के साथ लेना आवश्यक नहीं हो, अनावश्यक एमिनो अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। तो अनावश्यक का अर्थ क्या हो गया कि ये नहीं कि हमें जरूरत नहीं है, जरूरत होती है, लेकिन जरूरत है तो हमारा शरीर खुद ही है, वो अपने आप ही बना लेता है, ठीक है ना। कि हम भोजन के रूप में किसी पदार्थ को हम ग्रहण करें और वो पदार्थ है धीरे धीरे शरीर के अंदर एमिनो अम्ल में बदले और फिर वो एमिनो अम्ल हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन का निर्माण करें। तो वो तो अगर ऐसी प्रक्रिया होती है तो वो तो क्या हुई, आवश्यक। और जो शरीर अपना आप बना लेता है, भोजन के अंदर कोई ऐसा पदार्थ लेने की जरूरत नहीं है जो बाद में हमें एमिनो अम्ल में वो बदले और फिर उससे प्रोटीन का निर्माण हो। शरीर अपना आप उन 10 एमिनो अम्लों को स्वयं बना लेता है, ठीक है ना। इन 10 एमिनो अम्लों को हम कहते हैं अनावश्यक एमिनो अम्ल। तो ये इनके याद रखना है। तो 10 कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब ध्यान देना, ग्लाइसिन जो हमने कल पढ़ा था, ये जरूर याद रखना, ग्लाइसिन है, ठीक है ना। ग्लाइसिन क्या है, अगर देखा जाए तो ऐसा पहला खोजा जाने वाला जैसे एमिनो अम्लों में था, इसका स्वाद क्या होता है, मीठा होता है, इसलिए इसको ग्लाइसिन कहते हैं, ठीक है ना। तो ग्लाइसिन, फिर आ जाएगा एलेनिन, फिर है सीरीन। देखो ध्यान देना, 3 ये नाम याद रखने हैं आपको, ठीक है। इसके बाद में एस्पार्टिक
अम्ल, ग्लूटेमिक अम्ल, ग्लूटामिन। ठीक है, तो 3 ये हैं, ये जरूर याद रख लेना, ग्लाइसिन, एलिनिन और सीरीन। ठीक है, उसके बाद में ये 3 अगर पूछ ले कोई कि 2 आवश्यक 2 अनावश्यक, इनके आपको नाम लिखने हो तो ध्यान देना, 2 तो कोई भी है इनमें से, ये 10 याद रखनी है आपको, 2 इनमें से कोई याद रखने हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम ये आ गया। और एस्पेरेजिन, तो ग्लाइसिन, एलिनिन और सीरीन, ये तो काम आते हैं ज़्यादातर अपने जो हीमोग्लोबिन है। ठीक है ना, हीमोग्लोबिन के अंदर ये मुख्य एमिनो अम्ल होते हैं, इनके द्वारा हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। ठीक है, एक होता है सिस्टीन। ठीक है, और एक रहेगा प्रोलीन और एक रहेगा प्रोटार्जिन। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए, अनावश्यक एमिनो अम्ल हो गए। ठीक है, तो प्रोटार्जिन को टायरोसिन भी कहा जाता है, ये टायरोसिन भी कहते हैं। तो ये सब क्या हो गए, अनावश्यक। तो ग्लाइसिन, एलिनिन, सीरीन, एस्पार्टिकम, ग्लूटेमिकम और ग्लूटामिन, तो कहीं पर ग्लूटेमिन भी लिखा रहे तो भी एक ही नाम होगा। ठीक है ना, तो इस तरह से ये 10 अनावश्यक एमिनो अम्ल, ध्यान देना, आवश्यक अनावश्यक हो सके तो कंप्लीट ये नाम याद रखने हैं। ठीक है, परिभाषा से आपको पता चल गया कि आवश्यक क्या होते हैं, अनावश्यक क्या होते हैं, इनको नोटेट कर लेना। अब हम पढ़ेंगे पॉली पेप्टाइड एवं प्रोटीन। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड एवं प्रोटीन, तो होता क्या, जैसे अभी हमने पढ़ा था प्रोटीन का संगठन ज्ञात करने के लिए, प्रोटीन का हम आंशिक जल अपघटन कराते हैं तो पेप्टाइड प्राप्त होते हैं, और पेप्टाइड है उसका जल अपघटन कराते हैं तो हमें एमिनो अम्ल प्राप्त होते हैं। जितने भी एमिनो अम्ल होते हैं हमारे शरीर के अंदर, वो सब के सब होते हैं अल्फा एमिनो अम्ल, जो मैंने कल आपको बता दिया था। तो पेप्टाइड क्या है, ठीक है ना, तो इसके अंदर पहली चीज है एमिनो अम्ल है, वो जुड़ करके, ठीक है ना, वो बनाएंगे पेप्टाइड। ठीक है, और पेप्टाइड जुड़ करके बनाएंगे पॉलीपेप्टाइड, और पॉलीपेप्टाइड जिनका अणुभार है कितना हो जाए, 10,000 या इससे ज्यादा हो जाए, तब वो कहलाएंगे प्रोटीन। ठीक है ना, तो अब क्या होगा, एमिनो अम्ल हैं जो हमने कल सूत्र पढ़ा था कि इसके NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल OH, ठीक है, ये होता है, ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन से जुड़ा जो भी समूह रहेगा वो अल्फा कहलाएगा। जैसे NH2 है, एमिनो समूह है, ये हो गया एमिनो समूह, और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह। ठीक है ना, नाइट्रोजन युक्त जटिल, नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक जिनके अंदर
NH2 एमिनो समूह तथा कार्बोक्सिलिक समूह दोनों ही उपस्थित हों, वही क्या कहलाते हैं, प्रोटीन कहलाते हैं। तो प्रोटीन भी फिर क्या रहेगा, इनसे ही मिलकर बनेगा, और ये इनका जो भार अणुभार है वो कितना हो जाए, 10,000 हो जाए, तभी तो हम उसको हम प्रोटीन कहते हैं। अब क्या होता है कि यही चीज है पेप्टाइड के लिए होता है। पेप्टाइड पेप्टाइड क्या होता है, इसमें भी एक सिरे पर एमिनो समूह और दूसरे सिरे पर कार्बोक्सिलिक समूह हो, वही क्या कहलाएंगे, पेप्टाइड कहलाएंगे। तो पेप्टाइड बनते कैसे हैं, एमिनो अम्ल परस्पर जुड़ करके पेप्टाइड बनाता है, और पेप्टाइड जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से जब एमिनो अम्ल से जुड़ेंगे तो एक सिरे पर एमिनो रहेगा और दूसरे पर क्या रहेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह रहेगा। ठीक है, अब कैसे, अब ध्यान देना, अगर हम कोई से भी इस तरह के अगर लिखते हैं तो एक दूसरे से जुड़ते जाएंगे तो एक जल का अणु निकलता जाएगा। जैसे एमिनो अम्ल है तो इससे एक जल का अणु निकलेगा और क्या बनेगा, पेप्टाइड। जल का अणु निकलने से इसमें बनता है पेप्टाइड बंध बनता है। ठीक है ना, तो इस तरह से पेप्टाइड बंध बन करके जो यौगिक बनते हैं एमिनो अम्ल के द्वारा वो कहलाता है पेप्टाइड। अब चलो हम पेप्टाइड हैं उनके अगर प्रकार देखें, पेप्टाइड में पेप्टाइड बंधों से जुड़े एमिनो अम्लों की संख्या के आधार पर पेप्टाइड चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगर हम देखें चार प्रकार कौन से रहेंगे, डाई पेप्टाइड, दूसरा ट्राई पेप्टाइड, तीसरा टेट्रा पेप्टाइड और चौथा पॉलीपेप्टाइड। ध्यान देना, पेप्टाइड एमिनो अम्ल पर जुड़ते हैं ना तो एक बंध बनता है, उस बंध को क्या कहते हैं, पेप्टाइड बनता है। तो पेप्टाइड बंध क्या है, जो हम आगे और पढ़ेंगे, एमिनो अम्ल परस्पर जिस बंध द्वारा जुड़े रहते हैं उसे पेप्टाइड बंध कहते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, पेप्टाइड बंधों से जुड़े एमिनो अम्लों की संख्या, ठीक है, वो कितनी होती है, भाई एक से तो होगा नहीं, दो होगा, दो एमिनो अम्ल जुड़ेंगे तो एक पेप्टाइड बंध बनेगा। एमिनो अम्ल जैसे एमिनो अम्ल एक प्रकार का, ये लिख दिया हमने वन टाइप, प्लस एमिनो अम्ल ये हो गया दूसरे टाइप का, और ये परस्पर क्या होंगे, पेप्टाइड बंध से, तो एमिनो अम्ल फर्स्ट बॉन्ड एमिनो अम्ल। ठीक है ना, तो ये दोनों एमिनो अम्ल हैं आपस में इस बंध के द्वारा जुड़े हैं, तो ये बंध क्या कहलाएगा, पेप्टाइड बंध कहलाएगा, पेप्टाइड बंध कहलाएगा। ठीक है, और जैसे ही पेप्टाइड बंध बनता है, दो एमिनो अम्ल जुड़ते हैं
तो एक जल का अणु है, एक जल का अणु निकल जाता है। ठीक है, तो अगर हम दो एमिनो अम्लों को जोड़ेंगे तो एक पेप्टाइड बंध बनेगा। तो पेप्टाइड बंधों से अगर पेप्टाइड बंध एक है तो एक इधर एमिनो अम्ल रहेगा, एक इधर रहेगा। तो डाइपेप्टाइड है तो इसके अंदर क्या होगा कि एमिनो अम्लों की संख्या 2 हो। ठीक है, तो ट्राइपेप्टाइड में एमिनो अम्लों की संख्या 3 हो, एमिनो अम्लों की संख्या 4 हो और एमिनो अम्लों की संख्या 10 या अधिक हो। तो ध्यान देना 5, 6, 7, 8, 9 तक हैं वो इसमें टेट्रा पेंटा इसमें भी लिखा जाता है, लेकिन ये लिखेंगे 10 से जब ज्यादा हो, 10 या 10 से ज्यादा हो तब हम पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। तो एमिनो अम्लों की संख्या जब 10 से ज्यादा हो, 10 या 10 से ज्यादा हो तब वो पॉलीपेप्टाइड, और एमिनो अम्लों की संख्या 4 हो तो टेट्रापेप्टाइड, फिर ट्राइपेप्टाइड 3, फिर डाइपेप्टाइड 2 एमिनो अम्ल होते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से पेप्टाइड बंधों से जुड़े एमिनो अम्लों की संख्या के आधार पर पेप्टाइड को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। डाइपेप्टाइड 2 एमिनो अम्ल, ट्राइपेप्टाइड 3 एमिनो अम्ल, टेट्रापेप्टाइड 4 एमिनो अम्ल, उसके बाद हम पॉलीपेप्टाइड 10 या इससे अधिक एमिनो अम्ल जुड़े हुए हों पेप्टाइड बंध के द्वारा। तो ऐसे इस प्रकार से ये 4 प्रकार के पेप्टाइड होते हैं। और मैंने जैसे पहले ही बता दिया कि जब पेप्टाइड है इसका अणु भार है 10,000 से ज्यादा हो तब वो क्या कहलाएगा, प्रोटीन कहलाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से हम प्रोटीन की संरचना के बारे में पढ़ सकते हैं। अब एक चीज और बता देता हूं, वो ध्यान से सुनो। आज ये टॉपिक अब ये लास्ट है। ठीक है, पेप्टाइड एवं पेप्टाइड बंध। ठीक है, पेप्टाइड एवं पेप्टाइड बंध जो हमने पढ़ा वो ध्यान से आपने समझ लिया। अब ये पेप्टाइड और पेप्टाइड बंध है, बनता कैसे है? तो आपको कोई भी एक एमिनो अम्ल की संरचना याद रहनी चाहिए। जैसे मैंने बताया अभी NH H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है ना, एक ये लिख दिया। दो ध्यान देना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं H2N, देखो NH2 है H2N, फिर लिख दिया CH2 CH2, एक H हटा करके हम R लिख सकते हैं तो वो अलग टाइप का एमिनो अम्ल बन जाएगा। ठीक है ना, ये आ गया। और C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH या C डबल OH, ये एक ही है। ठीक है, समझ गए। अब क्या करते हैं, ये एक एमिनो अम्ल है, ये एमिनो अम्ल। अब दूसरा एमिनो अम्ल है, उसमें भी ध्यान देना, H सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड H जोड़ दिया मैं, जैसे NH2 लिखा, ये रिपीट कर रहा हूं यहां पर, C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये भी एक एमिनो अम्ल है। ठीक है, अब एमिनो अम्ल है, ये एमिनो अम्ल और ये एमिनो अम्ल, ये क्या करते हैं कि इसमें से एक जल का अणु निकल जाता है। और जल का अणु कैसे, ये H2O। ठीक है, और H2O ये निकलने से, हाँ जा हाँ जा हाँ जा। ठीक है, तो एमिनो अम्ल हैं ये और ये दो एमिनो अम्ल हैं, परस्पर
एक जल के अणु का निष्कासन करके, एक ध्यान देना, कार्बोक्सिलिक अम्ल का OH NH2 समूह का, कार्बोक्सिलिक अम्ल का OH एमिनो समूह का H, ये निकल गया, क्या बन गया H2O। इसके निष्कासन से अब जो यौगिक बनेगा वो बनेगा पेप्टाइड। क्या बनेगा पेप्टाइड। तो हम इसका सूत्र ऐसे लिख देते हैं H सिंगल बॉन्ड M सिंगल बॉन्ड H C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H C डबल बॉन्ड O। देखो यहां तक तो वैसे वैसे आ गया। अब क्या करते हैं, इस C को N से जोड़ दिया, ये H2 निकल गया यहां पर, तो सिंगल बॉन्ड M सिंगल बॉन्ड H, ये रह गया, सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये और ये जुड़े हैं, ये तो ये यहां पर आ गए, ये वाला C डबल बॉन्ड O, ये NH, ये तो ये जो बंध बना नहीं है, ये कहलाता है पेप्टाइड बंध। ठीक है ना, और पेप्टाइड बंध है तो ये यौगिक क्या हो गया, पेप्टाइड हो गया। क्या हो गया, पेप्टाइड हो गया। तो पेप्टाइड बंध युक्त यौगिक क्या कहलाते हैं, पेप्टाइड कहलाएंगे। या एमिनो अम्ल परस्पर जुड़ करके जो यौगिक बनाते हैं, मिलकर यौगिक बनाते हैं, वो यौगिक क्या कहलाएंगे, पेप्टाइड कहलाएंगे। ठीक है, अब अगर हम चलते हैं, देखो इसी को हम बनाना चाहें कि अगर इसमें से ऐसे कई एमिनो अम्ल हैं आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है ना, तो वो बनाएंगे पॉलीपेप्टाइड। क्या बनाएंगे, पॉलीपेप्टाइड। इधर भी जुड़ते जाएंगे, इधर भी जुड़ते जाएंगे। तो अगर इधर से जुड़ रहे हैं, इधर से जुड़ रहे हैं, तो हम देखो NH2 से H हटाएंगे और C डबल OH से OH हटाएंगे, तो इधर से तो आप H हटा दो एक, तो ये हो गया। अगर देखें सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड H, देखो एक H हटा दिया हमने, MH, सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, देखो ये लिखा है यहाँ पर। अब लिख दिया ये C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, यहां से लिख दिया NH, ये N सिंगल बॉन्ड H, ये लिख दिया, ये लिख दिया C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, यहां पर आ गया। फिर C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, इधर से हटा दिया OH, इधर से OH, इधर से H, H2 हट, क्यों, यहाँ NH2 जुड़ेगा तो ये OH जाएगा, और इधर NH2 जुड़ा तो उसका H चला जाएगा। तो इस तरह से ये इधर से H, इधर से OH हटा दो, और इसको एक बड़े कोष्ठक में से लिख दो, होल N कर देना। N का मतलब बहुत अधिक संख्या, जिसका अणुभारण है बहुत अधिक हो जाए, तो इसको हम कहेंगे हम पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, जब ये पॉलीपेप्टाइड है, इसका अणुभार 10,000 से ज्यादा हो गया, तब यही पॉलीपेप्टाइड क्या कहलाएगा, प्रोटीन कहलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम प्रोटीन के संगठन के बारे में पढ़ लिया। कल पढ़ेंगे हम प्रोटीन के जैविक कार्य, ठीक है ना, उन कार्यों के बारे में, ये प्रोटीन अपने शरीर में क्या जैविक कार्य करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। कोई भी समस्या रहे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।